नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीरपुर। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल यह दास्क नदी के किनारे सुदकांगेडोर, बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल यह चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा यह गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, पूर्वी पूरा स्थल कहाँ पे है? पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुदकांगेडोर, उत्तरी सीमा कहाँ है? तो ये अखनूर, और दक्षिणी सीमा कहाँ है? तो दायमाबाद। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी चारों कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म यह ज्ञात्रिक कुल में हुआ है। किस कुल में? ज्ञात्रिक कुल में हुआ है। देखिए, शाक्य कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। किसका? महात्मा बुद्ध का जन्म यह शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है, आगे चलें, डिटेल्स देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडा ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला अथवा विदेह दत्ता। ठीक है, यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जमाली थे इनके प्रथम अनुयायी। ठीक है, आगे चलें। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव ने। किसने? बाजीराव ने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। आगे चलते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक यह चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमांक भी कहा जाता है। इसे विक्रमांक भी कहा जाता है और शक विजेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक विजेता। और शकों पर विजय प्राप्त करने के दौरान इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त को इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, शक विजेता आदि है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन। ठीक है, आगे चलें। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत यह 1582 में किया था। कब किया था? तो 1582 में। और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? तो यह बीरबल था। कौन था? बीरबल। ठीक है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? तो बीरबल था। ठीक है, बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। राजा मान सिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया था। ठीक है, बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया और राजा मान सिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है। कौन सा? मुंबई है। ठीक है, यह मड आइलैंड मुंबई के पास पड़ता है। देखिए, मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहां पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहां पे मड फोर्ट बना है जो कि पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे चलें। सह्याद्री पर्वत स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर केरल में, दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। यह जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें ये पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और ये क्या है? ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में ये महाराष्ट्र से लेकर, और ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से लेकर केरल तक इसको क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे चलें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, नंबर 1 पर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पे कौन आता है? तो बिहार आता है। कौन सा? बिहार। ठीक है, और जनघनत्व के मामले में सबसे नंबर 1 पर बिहार आता है। जनघनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? ठीक है, तो देखिए, नर्मदा नदी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, लूनी नदी यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, लेकिन कावेरी नदी यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कावेरी नदी कहाँ मिलती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। और कावेरी नदी जल विवाद यह किन किन राज्यों के मध्य है पूछा जाता है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद। तो कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। आगे चलें। थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध यह रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रावी नदी पर स्थित है।
तीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। कौन सा राज्य? पंजाब है तीन बांध से लाभान्वित होने वाला राज्य। आगे, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम कौन सा नहीं था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और इसी 1919 में ILO की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना इसी 1919 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ठीक है, और इसी 1919 में रौलट एक्ट आया था। क्या आया था? रौलट एक्ट। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। इसको काला कानून भी कहा गया, रौलट एक्ट को। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। और गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। किसने? डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। ठीक है, अब इसमें कौन से परिणाम नहीं हुए? तो पंजाब में अस्थायी शांति ये नहीं हुई। बाकी कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग किया गया। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैयों में बदलाव आया और सेवा से जनरल डायर निलंबित हो गया था। ठीक है, आगे चलें। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोनिया, ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था। यानी गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के एस्टोनिया के ओरेगन में हुई थी। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भखन्ना थे। कौन थे? सोहन सिंह भखन्ना। ठीक है, आगे चलें। किस अधिवेशन में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 16 में मान्यता दी थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार ने। किसने? AC मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन 1916 अधिवेशन में कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल दोनों आपस में दोनों का पैचअप हो गया था। ठीक है, और ये अलग अलग कब हुए थे? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गया था नरम दल और गरम दल में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता 1907 की रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना यह 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? देवेंद्रनाथ
टैगोर ने। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 में ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ठीक है, तो आपका सही कौन सा हो गया? तो डी हो गया। और यह गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. राणा डे। एम.जी. राणा डे। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद राणा डे थे। ठीक है, आगे। महादेव गोविंद राणा डे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? तो निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो ये लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। और यही लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय वायसराय था। क्या था? वायसराय। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे चलें। भारत में इसका कार्यकाल यानी वायसराय लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे चलें। 1 अप्रैल 2017 को कितने बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ था? तो 1 अप्रैल 2017 को 6 बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ था। कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था। ठीक है, आगे चलें। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को जो WTO के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ था? तो किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा? तो देखिए, गेहूं, चावल और मकई, इन तीनों के फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। लेकिन दलहन या तिलहन पर सीमित प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और हरित क्रांति की शुरुआत 1965 और 1968 के मध्य हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो M.S. स्वामीनाथन को। M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये मैक्सिको के। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं? तो मैक्सिको के। अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं, चावल और मक्का में सर्वाधिक रूप से देखा गया, जबकि दलहनों एवं तिलहनों में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय M.S. स्वामीनाथन को जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में नहीं विश्व में,
विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, शिवारामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1942 को शिवारामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, आगे चलें। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर यह अनुच्छेद 29 में विचार किया गया। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29 में। देखिए, 14 में यह समानता के अधिकार से संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। 19 यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है यह। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसी को B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। संविधान के 29A के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, USA के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार। ठीक है, USA के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, यह सब लिया गया है। आइए नीचे देख लेते हैं कहां से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि शासन मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों? तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय तथा निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था की गई है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन संघीय की व्यवस्था कहीं नहीं, संघीय की व्यवस्था का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ जरूर घोषित किया गया है। ठीक है,
जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। यह भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे और यह एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलें। जनता पार्टी के शासनकाल 1977 से 1979 के दौरान नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति जो 1977 से 1982 तक इस पद पर थे। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, आगे चलें। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो देखिए, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। लोकसभा का जिक्र कर लेते हैं। इसका जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसकी अधिकतम ताकत 550 होती है। कितनी? 552 होती है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। और यह 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यहां राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह कौन सा है? तो देखिए, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, यह मुद्रा समन्वय एवं संतुलन का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस दृश्य ग्रहण एवं उसकी विवेचना नहीं करता है। ठीक है, यह गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाइपोथैलेमस यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। किसको? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित? तो यह हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस यह शरीर के तापमान को नियंत्रित लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता है। ठीक है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो यह ऑक्सीटोसिन का। किसका? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए संश्लेषित ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन, सिटोसिनान और जेनेरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ होता है? तो यह विकास के 4th सप्ताह में। ठीक है, भ्रूणीय विकास के 4th सप्ताह में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणी विकास के 3 से 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। आगे, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, अब देखिए, वाट अथवा जूल पर सेकेंड, वाट अथवा जूल पर सेकेंड यह शक्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? तो ये पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम को प्राकृतिक ईंधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं डिटेल्स। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्म से निर्मित होते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड और मणिपुर की सीमा म्यांमार से जुड़ी हुई है।
म्यांमार से जुड़ी हुई है, ठीक है। असम की सीमा यह भूटान से भी जुड़ी हुई है और बांग्लादेश से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, बांग्लादेश से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। और असम एकमात्र सेवन सिस्टर्स में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिनकी सीमा भारत के सेवन सिस्टर्स स्टेट में असम को छोड़कर सभी स्टेट से लगती है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब से असम की सीमा लगती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन 3388 किलोमीटर, 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल 1798 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साझा करता है नेपाल। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4 राज्य इसकी सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। केवल एक राज्य है, यूनियन टेरिटरी राज्य है, वो है कौन सा? लद्दाख, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को सुमेलित करें, ठीक है। देखिए, बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बगीचा। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2, 3। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। 2, 3, 4। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महलों का शहर। तो 2, 3, 4, 1 आपके ऑप्शन में बी में है, ठीक है। 2, 3, 4, 1 बी। नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस यह कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जून को मनाया जाता है। अब इसमें जून से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस को कंफर्म करेंगे। जून से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ। इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें हमने पहले जनवरी का कंप्लीट किया, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का। अब ये छठा है तो जून का क्लियर करेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। और 30 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में और कौन कौन से अनुसंधान है? तो पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान भी बेंगलुरु में स्थित है और कॉफी बोर्ड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। अब ऑप्शन में कोलकाता दिया हुआ है। कोलकाता में भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और चाय बोर्ड यानी टी बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन में कानपुर दिया है। कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जोधपुर में क्या स्थित है? तो टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय स्थित है और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है। आगे चलें।
इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। क्या है? न्यू शेकेल। अब इसमें देख लेते हैं, दिनार कहाँ की मुद्रा है? बहरीन की है। सोम किर्गिस्तान की मुद्रा है। वान जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, वान। कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कन्हेरी गुफाएं यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। कब? 1969 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो देविका रानी को। किसको? देविका रानी को। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। ठीक है। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नेमसेक पुस्तक के लेखक ये झुम्मा लाहिड़ी हैं। कौन है? झुम्मा लाहिड़ी। अब देख लेते हैं झुम्मा लाहिड़ी ने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो द नेमसेक, द लोलैंड, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज भी इनकी कृति है। आगे चलें। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। देखिए, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और 11 खिलाड़ियों की संख्या हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में होती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 3 हैं। कितनी हैं? 3। आगे, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं दोस्तों। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत यह दूसरे स्थान पे था। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे रहा। पहले स्थान पे कौन था? तो चीन था। पहले स्थान पे कौन? चीन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80वीं है। कितनी है? 80वीं। 2022 में ये रैंक कितनी थी? तो 87 थी। और 2023 में पहले स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया था? तो हाल ही में यह तमिलनाडु के आथुर पान को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, आगे चलें। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लिथुआनिया में किया गया। कहां? लिथुआनिया में। ठीक है, आगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। किसको? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए अभी किसने आवेदन किया है? तो अल्जीरिया ने। किसने? अल्जीरिया ने। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में। ब्रिक्स में कितने देश हैं? BRICS। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। छठे देश के रूप में अल्जीरिया शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ठीक है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो यह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, 6 गोल्ड के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा इस पदक तालिका में। ठीक है,
कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। किसने? लक्ष्य सेन ने। आगे चलें। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। किसने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया? तो किस देश के बेस्टिल डे परेड में समारोह में हिस्सा लिया? तो यह फ्रांस के। किसमें? फ्रांस के। और यहीं पे इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।